ऑलरेडी सर देखिए, मतलब 45 साल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपने बम्बई, जो अभी आपकी कर्म पूजा स्थल है जिसको कहेंगे, और अंबेडकर नगर, बेसिकली ये आपकी जड़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ पर है? जहाँ पर कर्म ही पूजा है या जहाँ पर जन्म ही पूजा है? दरअसल ऐसा है कि अगर मुंबई या महाराष्ट्र के बारे में कहा जाए, मेरी जन्मभूमि अम्बेडकर नगर श्रवण क्षेत्र जरूर है। लोग कहते हैं कि अपना उत्तर प्रदेश हमारी मौसी है, माँ है, मुंबई मौसी है, लेकिन मेरे लिए महाराष्ट्र मेरी माँ है और उत्तर प्रदेश आज की तारीख में मेरी मौसी है। और माँ और मौसी में फ़र्क करना मुझे लगता है कि दोनों मेरे लिए बहुत प्यारा है। जी। तो सुकून कहाँ पर है? मौसी के पास कि माँ के पास? सुकून सुकून तो माँ के भी छाँव में उतना ही मिलता है और मौसी के भी आंचल में उतना ही जी, मिलता है। जस्टिफाई करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी। अच्छा, आपने जिक्र किया है कि आपने न्यूज़ रिपोर्टर ऐसा काम किया है, 28 साल काम किया है। जी। कम नहीं होता है 28 साल, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब आपकी एकदम अलग ही दुनिया है, अलग दुनिया नहीं है, कहीं ना कहीं चचेरे भाई या मौसेरी बहन जैसा ही रिश्ता है बॉलीवुड और न्यूज़ का, क्योंकि न्यूज़ है तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं है। तो क्या कभी सोचा था कि बॉलीवुड में भी जाना है, या इत्तेफाकन बॉलीवुड में पहुंच गए क्योंकि बॉम्बे में रह रहे हैं इस वजह से? मुझे लगता है कि देश का हर एक नवयुवक यह सपना देखता है कि मैं बॉलीवुड में जाऊं। और उसी तरह का जब युवक था मैं भी, तो मेरी भी उम्र थी और सपना देखना टैक्स नहीं लगता सपना जी। देखना। और मैंने सपना देखा। हम्म, लेकिन ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर आने के लिए मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। हम्म, काशी विश्वनाथ बाबा का आशीर्वाद है हम्म, कि मुझे एक दिशा दी। और दिशा में देखिए, अगर आप कहीं काम करते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, हम्म, तो आपको हर इंसान को एक बार मौका मिलता है। लेकिन उस मौके में 100 लोग चलते हैं, सफल मात्र 2 या 4 लोग होते हैं। हम्म, तो मैं तकदीर वाला समझता हूँ अपने आप को कि इन 100 लोगों में से एक मैं भी हूँ, हम्म, जिन्होंने इस सीढ़ियों के कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए इस पायदान पर पहुँचा कि आज लोग जय सिंह को एज एन एक्टर जानते हैं। हम्म। तो ये जो सफलता है, जो पहली सीढ़ी है, ये वाकया कब हुआ? पहली सीढ़ी आपको कैसे मिली? मेरे एक मित्र हैं आदित्य दुबे जी। उनकी एक फिल्म थी, उमरिया कैली तोरे नाम। तो उसमें एज ए उन्होंने कहा कि एक विलन का रोल करना है। तब मुंबई से आगे बनारस काशी बाबा के, तो मार्केंडेश्वर महादेव एक स्थान है जहाँ पर फिल्म का पहला सीन था। हम्म, तो उस सीन का मुहूर्त वगैरह हुआ, लेकिन उस फिल्म में मैंने काम नहीं किया। किसी कारणवश उस फिल्म को छोड़कर मुझे फिर मुंबई जाना पड़ा। लेकिन अगर वो फिर से मुझे इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने का अगर वाकई में श्रेय किसी को जाता है, तो वो जाता है आदित्य दुबे जी को। क्योंकि उसके पहले मैं ड्रेसमैन का काम कर चुका हूँ। आपके लिए बता दे रहा हूँ कि इंडस्ट्री में मैं ड्रेसमैन का काम करता था। और अयूब खान और सोनम की एक फिल्म आई थी, दो फंटूस। हाँ जी। तो उसमें मैं एज ए स्वामीनाथ कनेरे का असिस्टेंट था, ड्रेसमैन था। तो वहाँ पे एक फाइटर नहीं आया था। तो उसने कहा कि आप फाइटर का काम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा। बोले कर लीजिए, हाइट बॉडी पर्सनालिटी अच्छी। मैं बोला डे का 3,000 रुपया दो, करूँगा। ऑलरेडी। तब उन्होंने मुझे 3,000 रुपया दिया। हम्म, इसके बाद फिर 3,000 और ड्रेसमैन का काम वहीं स्टॉप हुआ। हम्म, उसके बाद फिर भोजपुरी में आए, आदित्य दुबे जी लाए। और फिर वहाँ से मैं एक रुख चेंज हुआ और आज 50 के ऊपर फिल्में भोजपुरी में ऑलरेडी। एज ए विलन है। ओके। तो जिनका अभी आपने जिक्र किया, आदित्य जी, थोड़ा इनके बारे में बताइए ज़रा, क्या है, कैसे, क्या आपका मिल। आदित्य जी इस समय महाराष्ट्र में नवभारत एक अखबार निकलता है, उसके शहर संपादक हैं। हम्म, और काफ़ी व्यक्तित्व, बहुत प्यारा व्यक्तित्व उनका। उनके पिताजी राधे श्याम दुबे जी ने अरुण गोविल को लेकर फिल्म बनाई थी। अच्छा। दुबे पांडे प्रोडक्शन एक था। हम्म, और तो उन्होंने दूसरी भोजपुरी फिल्म का निर्माण कर रहे थे, उमरिया कैली तोरे नाम। हम्म, तब जाके आदित्य जी ने मुझे कहा था कि मेरे साथ चलिए आप। ओके। एक तो बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, होता क्या ना, विलन की एक इमेज है जो फिल्मों में है, मतलब उसको देखने के बाद अगर लगता है कि ये अभी अगर मिल गया तो हमें खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो विलन को हम टीवी पर देखते हैं, ऑन स्क्रीन देखते हैं, वो इतना रूड होता है, हार्श होता है?
वो ऑफ स्क्रीन इतना सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है, काइंड हार्टेड कैसे होता है, इसका थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप एज अ विलन आपने काम किया है इतना लंबा। देखिए, जब रियल लाइफ में हम जाते हैं तो हम अपने उस करेक्टर में हो जाते हैं। अगर मुझे डाकू मलखान सिंह या दाऊद इब्राहिम कासकर बनना है तो मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कैमरे के सामने उस जिस भूमिका को हम करना चाह रहे हैं उसमें सॉफ्टनेस लाके उस करेक्टर के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे हम। तो अगर मुझे डाकू मलखान सिंह बनना है तो मुझे उसमें एकदम रम जाना पड़ेगा, और जितने दिन शूटिंग है। लेकिन अगर वही रवैया हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने घर में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जीवन जीने की एक शैली। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं कैरेक्टर में घुस जाता हूँ, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, कैसे घुसते हैं थोड़ा सा। घुसना पड़ेगा ही, अच्छा। घुसना पड़ेगा, जी। क्योंकि मेरे बहुत आदरणीय सम्मानीय कलाकार रहे हैं, आदरणीय प्राण जी। आप प्राण जी की फिल्में देखिए, आप शक्ति कपूर जी को देखिए, गुलशन ग्रोवर जी को देखिए। उस करेक्टर में घुसने का मतलब होता है कि उसको, उस चरित्र को उठा के पी जाना। और जितने दिन शूटिंग होती है, 6 महीना साल भर, फिर दूसरा करेक्टर याद ही नहीं करना। उसको कहते हैं घोल के पी जाना, और पी जाते हैं लोग। तो ऐसा कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसको, मतलब देखिए 50 से ज़्यादा फिल्में हो गई हैं, माँ बाप के लिए हर बच्चा उतना ही खास होता है जितना पहला होता है, और इस एक्टर के लिए भी वही होता है कि उसने जितने भी कैरेक्टर प्ले किए हैं उसके लिए सब खास होता है, लेकिन एक ऐसा होता है जो उसके दिल के बहुत करीब होता है, ऐसा कोई कैरेक्टर। हर करेक्टर में तो मैं गुंडे दिख रहा हूँ। हाँ। अब इसमें कौन सा करेक्टर इतने प्यार से लिया हूँ मैं कि कई सारे करेक्टर्स हैं, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे बजरंग है, पायल, एक पायल फिल्म थी, हमारे जितेंद्र प्रताप सिंह जी उसके डायरेक्टर थे, नंद किशोर महतो जी। उनकी मैंने एक पिक्चर की थी पायल, बहुत पारिवारिक स्टोरी थी वो। और उसमें मैं हीरो के जेठ का, बड़े भाई का करेक्टर में हूँ। वो हीरो ऐसा करता है कि अपने अलग जाति के, हम जैसे कलाकार की वैसे कोई जात नहीं होती, लेकिन उस कहानी की मांग थी कि उस अलग जाति की लड़की से शादी करके इसको परिवार कबूलता नहीं है। और उस बहू को, मेरे छोटे भाई की वाइफ है, उसको पूरे फिल्म में प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करने के बाद उसको जिंदा कब्र में गाड़ देना, और गाड़ने के बाद सुकून से आना, और फिर वो हम लोगों को भूत बन के दिखाई पड़ती है। तो इस करेक्टर को तो वाकई बहुत लाजवाब करेक्टर कहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने वाकई में एक दुष्ट जेठ की भूमिका को प्ले किया है। और काफ़ी चली थी वो पिक्चर, फिल्म काफ़ी चली थी। उस पिक्चर का नाम था पायल। पायल। तो क्या कहते हैं, पायल की थोड़ी छनक देखें क्या, कैसे छनकती है पायल, थोड़ा सा छनक दिखाइए ना। मैं तो समझता हूँ कि उस पायल की छनक को आप अगर जो रियल में है वही ले लें थोड़ा सा, कि कैसे मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी उस बहू को बांध के ले जाके कब्र में डालते हैं, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि पायल की छनक अगर वो देंगे आप, तो इस जो साक्षात्कार ले रहे हैं आप, लोगों को समझ में आ जाएगा कि करेक्टर क्या होता है। ये लग रहा है। एग्जैक्टली, ये बात सही है। अभी थोड़ा सा अगर हम पीछे चलते हैं, जवानी के दिनों में, बचपन के दिनों में, जवानी तो अभी भी आपके भाई मैं माशाल्लाह आज बहुत, भी जवान और हूँ। वही मैं भी कहने वाला था, माशाल्लाह एकदम चमक रहे हैं। जी, बचपन कैसा था आपका? बचपन तो काफी दर्दनाक था। कैसे? जैसे सबका होता ये सबको है, दर्दनाक गरीबी। नहीं होता ना। अब आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि मुंबई जैसे शहर में फुटपाथ पर कई खाद्य पदार्थ बेचने से लेकर कई जगह काम करने के बाद, कई जगह जूठी प्लेटें धोने के बाद, तब जाकर आज मुंबई शहर में मुकाम हासिल हुआ है, जिसको लोग जानते हैं जय सिंह के नाम से।
नहीं तो यही गांव में जब लोग देखने के लिए आते थे ना, पहले लड़के को देखने के लिए आते थे, तो हमारे अटीदार पटीदार बता देते थे कि अरे छोड़ो नहीं, कहाँ कहाँ शादी कर रहे हो, ये लोग तो वहाँ फुटपाथ पे ठेला लगाता है। इस दौर से गुजरे। देखिए, एक जो मैंने जिक्र आपसे किया था कि चकाचौंध जितना बाहर से देखने में अच्छा लगता है ना, उसके पीछे का सच उतना ही दर्दनाक होता है। और जो उसको झेलता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता। जी। हर आदमी को आज चमकता हुआ सितारा बनना है, लेकिन उसके लिए घिसना कितना है किसी को नहीं पता। मिलूंगा थोड़ी सी देर में, कहीं जाइएगा नहीं। सुंदरी 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर। दया शंकर सिंह जी आज भी मुंबई में जो छोटे मोटे खोमचे वाले हैं, फेरी वाले हैं, उन लोगों के नेतृत्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं के कारण आज मुंबई शहर में 80,457 लोगों को मुंबई महानगर पालिका लाइसेंस देने की उसमें है। तो क्योंकि उनका लड़ाकू नेचर था, तो एक पत्रकार थे उस समय, एक सांध्य दैनिक चलता था निर्भय पथिक, तो आदरणीय अजय भट्टाचार्य जी जो वाकई में मेरे पत्रकारिता के गुरु हैं, वो बाबूजी से मिलने आते थे और वो आते थे तो मैं देखता था कि उनका कितना सम्मान हो रहा है, तो बोला मैं पत्रकार बनूंगा। तो अजय भट्टाचार्य जी एक ऐसा नाम है जिनको अभी 10 दिन पहले आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको सम्मानित किया है, राज्यपाल जी महाराष्ट्र के। और उन्होंने पूरी गीता को, जो पूरी गीता है भागवत गीता को सरल गीते में, मतलब दोहे में लिखी हुई है। ऐसे हैं अजय भट्टाचार्य जी। मेरे पत्रकारिता 3 महीना उन्होंने मुझे भगाया, यहाँ आओ वहाँ आओ, ये करो वो करो, लेकिन जब बोले कि मैं पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब उन्होंने मुझे महाराष्ट्र का एक सम्मानित अखबार है आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी का सामना, उसमें मेरी सबसे पहले एंट्री करवाई। और मैं 93 उस समय संजय निरुपम जी कार्यकारी संपादक थे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, वो चीफ रिपोर्टर थे। तो वहाँ से जुड़ा मैं इन लोगों के साथ और इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता गया और पत्रकारिता में एक ब्रांड, एक नाम बना जय सिंह। अच्छा, माता पिता पूजनीय होते हैं, सबसे ज़्यादा वही होते हैं। कैसा रिश्ता था उनके साथ आपका? आज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ बाप से जो रिश्ता बिगाड़ ले, जो भी लड़का बहू या हो, उससे ज़्यादा राक्षस प्रवृत्ति मैं तो कहूँगा कि कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। मतलब कैसा, क्या कभी कभी बातें छुपानी पड़ती थी, हर बात ओपनली कहते थे उनसे? कोई भी बात होती थी? नहीं छुपाए तो मैंने बहुत सारी बातें। तो कैसे कह आज भी सकते हैं, छुपाता हूँ। कैसे कह सकते हैं बढ़िया रिश्ते थे नहीं, जो छुपाने पड़ते नहीं, हैं? इसको बढ़िया रिश्ता नहीं। कैसे होता है कि कपड़ा मैं भी पहनता हूँ, आप भी पहनते हैं, कपड़े की दुकान वाला भी कपड़ा पहनता है और उसको पता है कि कपड़े के भीतर इंसान क्या है। लेकिन अगर हम उसी कपड़े को उतार कर चौराहे पर चले तो ये नहीं कहलाता कि रिश्ता बिगड़ गया है, इसको पागलपन कहते हैं। कुछ चीज़ें रिस्पेक्टेड, कुछ चीज़ें इज्जत के लिए, जैसे हर नवयुवक होगा जिसने अपने माँ बाप से छुप के सिगरेट पी होगी, किसी अत्याचारी दोस्तों के साथ मिलकर शराब भी पी ली होगी, तब ये जाके बताना उचित नहीं है कि बाबू जी आज मैं 2 पैग मार के आया हूँ। क्यों उचित नहीं है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? ये संस्कार है हमारा, ये हमारा उत्तर भारत का संस्कार है। ऐसे तो आप देखने जाएंगे, हमारे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू छपा था, उन्होंने सम्मान से उस इंटरव्यू में बोला, होय मी बियर पितो आणि कधी कधी शरद पवार सोबत जातो मी बियर प्यायला खंडालाला। ये नवाकाल की हेडलाइन थी। लेकिन आज अमिताभ बच्चन भी अगर बोले कि मैं बियर पीता हूँ तो कोई मानेगा नहीं, वाले एक्टर है यार, झूठ बोलेगा। लेकिन अगर माँ बाप के सामने जाकर बोले तो उसमें थोड़ा सा संस्कार कम होता है। संस्कार। बाकी आज भी मैं फोन करके बोलता हूँ कि अरे मैं घर आया हूँ तो मैंने फूल लगवाया, गमला लगवाया, सारी चीज़ें बताई।
लेकिन अब किन किन दोस्तों से मिला, हाँ। ये मुझे नहीं लगता कि बताना जो है किसी रिश्ते को ठेस पहुंचाने वाला विषय है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि छुपाकर ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी और से पता चले? नहीं था ना, मैं पत्रकारिता में था, तो एक बार बाबूजी को जाके किसी ने बोला कि अरे वो जय को मना करो, उधर बाहर में बैठे हुए थे। तो पिताजी ने उनको बोला उसका काम है, पत्रकार है, कहीं भी बैठेगा, उसको खबर अगर समाचार संकलन करना है तो आपको कहीं भी निश्चय जाना पड़ेगा। आप ही अगर आज इंटरव्यू लेने, मैंने तो आपके 90.4 रेडियो अम्बेडकर नगर पे देखा है, आपने कई नेताओं के, कई माफियाओं के, कई लोगों का आपने इंटरव्यू लिया है। तो ये आप पापा को थोड़ी बोलेंगे कि आज मैं इस माफिया से इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ तो मेरा संबंध खराब हो जाएगा। आप अपना काम कर रहे हैं। जी। तो वैसे ही है अब विषय क्या। हाँ, चलिए कोई नहीं। अच्छा, आज एक अच्छा जयसिंह एक अच्छी पहचान बन गया, खुद में एक ब्रांड बन गया, तो कभी एरोगेंट टाइप का नहीं होता है, यार मैंने कर दिया है? नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने गांव आता हूँ, आज भी मेरे वही पुराने मित्र हैं। हाँ। मेरे गुरु जी हैं आदरणीय सरोजीत त्रिपाठी जी, जी। मेरे मौसी का लड़का है विनय सिंह, मेरे चाचा जी पूर्व विजय शंकर सिंह। अगर उनके सामने मैं ये स्टारडम दिखाऊंगा कि मैं स्टार हूँ, मैं ब्रांड हूँ, तो उसका कोई औचित्य तो नहीं। मैं घर में जयशंकर सिंह हूँ और फिल्मों में जय सिंह हूँ, और यही मेरे उसका कारण है कि आज मैं यहाँ जब भी आता हूँ, 1-2 दिन रहता हूँ, तो मेरे अपने लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरा और मुझे और प्रोत्साहित करते हैं कि आप और आगे बढ़िए। और इन्हीं लोगों की ताकत जो है, आज बताइए मैं गांव से निकलता हूँ काम धाम छोड़ के, मम्मी को छोड़ के, पापा को, उनको बताना ही पड़ता है कि मैं जा रहा हूँ। और आज भी बता दूँ, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद जब मैं निकलता हूँ घर से और मम्मी से बोलता हूँ अम्मा जा थी, तो अम्मा बोलती अच्छा सुना, ठीक से रहिए। हाँ, तो ये आज भी मिल जाता है। ऑलरेडी। थोड़ा सा आते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, कैसी है? मुझे तो आपसे भी प्यार है, लेकिन वो प्यार अलग है। ये प्यार की परिभाषा आज तक कोई कर ही नहीं पाया। जी। और लोगों की तरह हो सकता मुझे भी हुआ हो, और है भी, लेकिन फिर वही संस्कार की बात कि अगर मैं ये कहूँ कि आज मुझे आम्रपाली जी से प्यार है या ऐश्वर्या राय जी से प्यार है, तो ये फिल्मी बातें हो जाएंगी। ये लोग मेरे लिए बहुत सम्मानीय है, आदर सम्मानीय है। आम्रपाली जी हैं, ऐश्वर्या जी, हेमा मालिनी जी, ये अपने उसमें है। प्यार मैं अपनी किताबों से भी करता हूँ, अपनी माँ से भी करता हूँ, अपने पिताजी से, अपनी बहन से करता हूँ, अपने परिवार से करता हूँ, अपने काम से करता हूँ। इसके अलावा कौन सा प्यार चाहिए आपको? प्यार तो बहुत होते हैं। लव लाइफ इज लाइक वाइफ, बच्चे, क्या देखिए, पढ़ाई हो गई, ठीक है, जॉब मिल गई, हाँ अनसर्टेन जॉब है, नो डाउट कि सर्टेन है कि हमारी जिंदगी। अगर आप पप्पी लव की बात कर रहे हैं अगर आप पप्पी लव की हाँ बात जी। कर रहे हैं, जो हर एक एज में हाँ। होता है, मुझे भी हुआ हो शायद किसी से, लेकिन जहन में नहीं है। अच्छा, जहन में नहीं है, ऑलरेडी। तो सर ने बहुत ही प्यार से प्यार वाले शब्दों को नकार दिया है। मुस्कुरा बराबर रहे हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। अभी और बात करेंगे, ऐसे कैसे जाने देते हैं। ऑलरेडी एक बार फिर से हाजिर है 90.4 FM रेडियो अम्बेडकर नगर पर, आपके साथ है सुमित, और सर हमारे समक्ष प्रस्तुत है। सर, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, कभी कभी आप भी तो अपने गाने तो सुनते ही होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं सुनते होंगे। नहीं, जिन गानों पर मैंने काम किया, वर्क किया है, बिल्कुल सुनता हूँ, लेकिन क्योंकि करेक्टर मेरा विलन का है, इसलिए वो गाने भी, उसमें कई ऐसे स्टार सिंगर हैं जिनके गाने प्यारे होते हैं, उन फिल्मों में होते हैं, वो भी सुनता हूँ। क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, इसलिए मैं गाता नहीं हूँ, और गाता नहीं हूँ इसलिए सुनता नहीं हूँ। हाँ, कोई नहीं सुनते, कुछ तो सुनते होंगे। सुनता हूँ। हाँ। बड़े बड़े स्टार हैं। ये अभी राकेश मिश्रा जी का एक गाना हिट हुआ, दिनेश लाल यादव जी के कई गाने हैं, पवन सिंह जी जो इस देश के, इस वर्ल्ड के
सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनके गाने कभी कभी सुन लेता हूँ। विलन कर रहे हैं, अभी विलन के रोल करते हैं तो कभी कभी जहन में नहीं आता यार हीरो का रोल भी तो मिलना चाहिए। नहीं, इसलिए जहन में नहीं आता है क्योंकि मैंने रामायण पढ़ी है, हम्म, और रामायण में मैंने देखा है हम्म, कि रावण के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है हम्म, कि वो कितना बुद्धिमान था, कितना ज्ञानी थे, हम्म, और कितने महापंडित थे। हम्म, और मेरे ख्याल से रामायण तभी पूर्ण हुई जी, जब राम के सामने रावण आए थे। हम्म, इसीलिए मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि अगर मैं हीरो बनता हम्म, तो अधूरी रामायण होती। already, और एक ट्रेंड होता है हीरो का। हमारे यहाँ पिछले कई दशक से सिंगर ही हीरो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंगर ही हीरो रहे हैं। सुजीत कुमार जी थे, राकेश पांडे जी थे, कुणाल सिंह जी थे, ये सब सिंगर नहीं थे। लेकिन जब ट्रेंड बदला और भोजपुरी में सिंगर हीरो आए, तो फिर मैंने सोचा कि हीरो बनने से बेहतर है कि विलेन ही टकराने के लिए काफ़ी है। हम्म, जी, तो जहन में नहीं आता कि हीरो नहीं नहीं, कुछ रामायण पूरी करनी थी आपको। रामायण पूरी करनी थी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा बॉलीवुड में क्या कुछ है जाने का कि भोजपुरी में ही, क्योंकि आप खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। नहीं, देखिए, आप जिस बॉलीवुड की बात करते हैं, अगर आप उसके इतिहास में जाएं हम्म, तो गोविंदा सुपरस्टार तभी बने जब उन्होंने भोजपुरी अवधि को अपनाया। हम्म, चाहे वो सरकार देव खटिया जाड़ा हो हम्म, या उनकी जितनी एक्टिंग है, हम्म, उन्होंने उसमें भोजपुरी टोन लाया, हम्म, ट्यून लाया, तब आया। हम्म, सलमान खान जी के आप सारे जो हिट देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं भोजपुरी जी का तड़का जरूर है। हम्म, अजय देवगन जी का गंगा जल क्या था? हम्म, गंगा जल तमाम भोजपुरी से जुड़ा हुआ चीज़ें थी। हम्म, तो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं हम्म, 50-50% भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान है। हम्म, और मैं अपनी दुनिया में इसलिए खुश हूँ क्योंकि भोजपुरी वर्ल्ड की भाषा है, वर्ल्ड के कई देशों में बोली जाती है। और मुझे तो भोजपुरी आती भी नहीं थी। हम्म, हमारे भोजपुरी के एक स्टार, हमारी भाषा तो अवधी है, हम्म, हमारे भोजपुरी के एक स्टार ने मुझे ये भाषा बोल बोल के सिखाई है। हम्म। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिसने भोजपुरी नहीं अपनाया वो स्टार नहीं है। मुझे लगता है 100% सही है। सही है। जी, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर कनेक्ट लोग उसी से करता है जो अपना होता है, और शायद कहीं ना कहीं हम उसी से कनेक्ट करते हैं जो हमको अपनाता है। जी। है ना? तो मतलब ये हम कहें कि बॉलीवुड में आपका मन नहीं है। कोई इच्छा नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ, खुश है। बहुत खुश हूँ। तो आगे का क्या प्लान है अभी? कई सारी फिल्में हैं, हम्म, यहाँ से निकलूंगा, हम्म, गुजरात जाना है, गुप्त पिक्चर है नंदू जी की। हम्म, अरविंद चौबे जी जो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनकी 1-2 फिल्में हैं। हम्म, इसके राम पटेल जी हैं, उनकी एक फिल्म है सलामी। हम्म। सारी शूटिंग करनी है जाके यहाँ से। काफ़ी टाइट शेड्यूल है जी, ऑलरेडी। आपने इतना समय, मूल्यवान समय दिया उसके लिए सर तहे दिल से शुक्रिया। है ना? 90.4 FM रेडियो